Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel, Studyhood. As you know, we have started a new chapter regarding to the empirical biology in our last subsection. So, in this subsection, we will continue our last lecture, आप बोल सकते हैं, last chapter, that is your transport system. सबसे पहला सवाल जो है वो ये उठता है कि हमें हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की नीड क्यों होती है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है। 60 ट्रिलियन सेल्स। सो उन 60 ट्रिलियन सेल्स को उनका काम करवाने के लिए, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रखने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए वी नीड अ सर्टेन सिस्टम। सो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या काम करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर हर चीज की सर्कुलेशन करवाता है। जिस तरह आपकी गैसेस हो गई, आपके मिनरल्स हो गए। अब चाहे वो आपने अपने फूड से ले लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में से हल तो कर दिया, बट अब वो एप्रोप्रिएटेड पार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की है। ठीक है जी। तो अब हमारी ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर बल्कि अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक यू हैव प्लांट्स, उनको भी नीड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखेंगे इनटू द प्लांट्स कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से। अब प्लांट्स के अंदर की बात आती है तो प्लांट्स के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, एक तो वाटर और सम मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ दे नीड फूड। अब उनकी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या तो वो आप बोल सकते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू करेंगे, यानी वो सॉइल से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, या उनके पास सेकंड रास्ता है एसेंट ऑफ सेव। इनके नाम से आप ना कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। अब एसेंट ऑफ सेव क्या है कि रूट सॉइल से लेकर, पहले सॉइल थी ना, तो सॉइल से लेकर रूट्स तक गया खाना, यहाँ मिनरल सॉरी वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर एंड मिनरल्स रूट्स तक पहुंच चुके हैं। रूट्स से लेकर अपर पार्ट जो भी बॉडी के हैं और प्लांट्स की बॉडी के, तो रूट्स से लेकर रूट्स टू फर्दर उसको प्रोसीड करवाया जाता है थ्रू द एसेंट ऑफ सेव। अब एसेंट ऑफ सेव इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑफ पानी जो है वो आपको पता है प्लांट्स जो है उसको एवापोरेट भी कर लेते हैं, उसको एनवायरनमेंट में भेजते हैं। तो प्लांट्स के अपर सरफेस से लेकर एनवायरनमेंट तक का जो सफर होता है उसे हम मेनली क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि सरफेस, प्लांट की सरफेस टू एनवायरनमेंट। ठीक है जी। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और आती है अब बात फूड की। तो फूड आपके पास किस तरह से होता है कि फूड की जो लोकेशन ट्रांसफर होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, एसेंट ऑफ सेव और एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं। ये सारे के सारे पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है जी। तो इन सारी चीजों को अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कहानी को स्टार्ट लेंगे फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है। हमने क्या डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो एक तो वाटर की होगी और दूसरा हमारे पास किसकी होगी, आपके प्लांट्स के मिनरल्स की। अब वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको पता है मेनली टेक प्लेस करती है हमारे पास थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको एसेंट ऑफ सेव का काम है उसको फर्दर प्रोसीड करवाना। लेकिन एब्जॉर्प्शन वाटर की याद रखिएगा वो होती है किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। फिर आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हमारे पास बेसिकली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू टू वेज। फर्स्ट वन वी हैव द डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन आप बोलो,
ठीक है। और सेकंड वन यू हैव द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन टर्म्स को हम अपने सेल मेम्ब्रेन वाले सबसेक्शन में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है जी। तो डिफ्यूजन, अब हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो आपको पता है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, या तो फिर सिंपल होगी या तो आपके पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन होगी। तो मिनरल जो है वो दोनों टाइप्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब पाथ क्या होगा, किस तरह से ये ट्रेवल करेंगे। पाथ सबसे पहले प्लांट के अंदर कौन सा ऑर्गेनेली है जो सबसे पहले अटैक होता है, और वो आपको पता है वो क्या है, सेल वॉल। तो सबसे पहले प्लांट के अगर हम डेंस रीजन तक जाएं तो सबसे पहले हमें मिलता है सेल, और सेल का फ्रंट पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, योर सेल वॉल, आपकी सेल वॉल। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सेल वॉल से लेकर सेल तक पहले मिनरल्स को आप बोलो या वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी आप बोले, ठीक है जी। उसके बाद जब सेल वॉल टू सेल आ गया उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। इसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। याद रखिएगा ये छोटी छोटी टर्म्स जो है वो समटाइम एग्जाम्स आपसे पूछ लेता है ताकि वो आपको कंफ्यूज कर सके। अब सेल वॉल से लेकर फूड या बोलो मिनरल जो भी आपके पास है वो ट्रांसफर हुआ टू द सेल, अब वो अंदर आ चुका है, और उस प्रोसेस को हम या उस पाथवे को हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक पाथवे। देन हमें पता है सेल वॉल के बाद आता है आपका प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट क्या मकसद, इस सेल वॉल से सेल तक का सफर, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट से लेकर प्रोटोप्लास्ट का सफर। टू प्रोटोप्लास्ट ये सफर चल रहा है किसका, आपके अंदर प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, अब चाहे वो मिनरल्स की हो या वो चाहे वाटर की हो। ठीक है, तो एपोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट। अब ये किसकी वजह से होगी, हमें पता है प्लांट्स के अंदर एक डेंस रीजन मौजूद है जिसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये सारा जो प्रोटोप्लास्ट से प्रोटोप्लास्ट वाला जो सफर है वो प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से होता है, और इस पाथवे को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे। देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ इन पाथवेज के नाम को याद रखना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल टू सेल तक का जो पाथवे है उसे हम क्या बोलेंगे, एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्ट। ऑफ कोर्स अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है जी। अब प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट एक और वो होती है क्या, एक और ट्रांसलेशन आप बोल सकते हैं, एक और पाथवे हमारे पास वैक्यूल टू वैक्यूल। वैक्यूल टू वैक्यूल यानी एक सेल है, उस सेल के अंदर मौजूद वैक्यूल ने दूसरे सेल के अंदर मौजूद वैक्यूल को ट्रांसफर किया। तो इस पाथवे को अगर हम बोले तो उसको हम बोलेंगे वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे। अगर हम इस सेल के प्रोटोप्लास्ट को देखें तो प्रोटोप्लास्ट टू प्रोटोप्लास्ट, या आप बोलो कि सेल के सेल वॉल टू सेल वॉल तक का सफर हमने देख लिया। यानी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द पाथवे मौजूद है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वैक्यूलर पाथवे। ठीक है जी। तो ये तीनों की तीनों पाथवेज जो है वो आपने अच्छे से मेमोराइज करने हैं रिगार्डिंग देयर फंक्शन। अब इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। So I have drawn appropriate figures। यहाँ पर एक रफली फिगर ड्रॉ की गई है, आप बोल सकते हैं ग्राफिक फिगर, जिसमें कोशिश की गई है आपको समझाने की। तो अगर आप इसको नोट करने से पहले अगर हम इस फिगर को देखें तो सबसे पहली लेयर जो है वो आपके पास आ गई है एपिडर्मिस। अब खाना जो है वो फूड जो है एपिडर्मिस, उसके बाद हमारे पास ये लेयर जो है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स।
Later than the cortex, we have the endodermis. एंडोडर्मिस के बाद जो है वो हमारे पास आप बोल सकते हो ये कैस्पियन स्ट्रिप्स मौजूद हैं। इसको समझते हैं, रुक जाए अभी थोड़ा सा पहले। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्लोएम एंड देन लास्टली वी हैव द जाइलम। अब फ्लोएम और जाइलम आपको पता है हमारे पास टिश्यूज है। तो सबसे पहले जो एपोप्लास्ट हमें पता है, पहले सेल वॉल टू सेल वॉल। अब एपोप्लास्ट जो है वो उसका पाथवे याद रखिएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है जब ये कैस्पोरियन स्ट्रिप्स तक पहुंचता है। यानी कि पहले फुट इंटर हुआ, अभी समझ लें कि ये एपिडर्मिस से सेल वॉल थी, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। अभी यहाँ तक आया, जब ये एंडोडर्मिस तक आएगा वहां पर हमारे पास क्या मौजूद है, कैस्पोरियन स्ट्रिप्स। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम इस फिगर के थ्रू समझना कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे पास ये देखें सेल वॉल, एपिडर्मिस, देन सेल मेम्ब्रेन पर कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, जिसके ऊपर हमारे पास स्ट्रिप्स जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद है जिसे हम कैस्पियन स्ट्रिप्स बोल रहे हैं। देन लेटर वी हैव द फ्लोएम, देन जाइलम। अब फूड जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हुआ, जब वो यहाँ इन स्ट्रिप्स तक पहुंचेगा तो हमारा पास जो है एपोप्लास्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी एपोप्लास्ट सेल वॉल टू सेल वॉल जो हमने पढ़ी थी डिस्कशन, तो वो वहां कहां तक हमारे साथ कंटिन्यू रहती है, कैस्पोरियन स्ट्रिप्स तक। सो वाटर कांट मूव बिटवीन द सेल्स एंड मूव थ्रू द ऑस्मोसिस लेटर। ठीक है, इसी वजह से वाटर जो है वो मूव नहीं कर सकता थ्रू द एपोप्लास्ट। एक प्रोपेट वे है हमारे पास, इसीलिए हमारे पास जो वे है उसको कैरी करने का वो है आपका ऑस्मोसिस। ठीक है जी, अब फिगर के थ्रू दोबारा आ जाओ, आप यहाँ पर देखें फ्लोएम। अगर आप डेंसर रीजन से स्टार्ट करो तो सबसे पहला जो टिश्यू है हमारे पास वो है जाइलम, देन उसके ऊपर हमारे पास फ्लोएम, देन हमारे पास स्ट्रिप्स मौजूद है, और फिर हमारे पास एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स एंड लास्टली वी हैव द एपिडर्मिस। ठीक है जी स्टूडेंट, ये कुछ हमारे पास रिगार्डिंग फैक्ट्स है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। अब एब्जॉर्प्शन उससे पहले टिश्यूज की जहाँ पर जो मौजूद है फ्लोएम और जाइलम, इनको हम स्टडी करेंगे अभी। आप बस इतना याद रख लें कि फ्लोएम जो है वह फूड कैरियर है और जाइलम जो टिश्यू है वो एक वाटर कैरियर, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं फ्लोएम मिनरल्स कैरी करता है और जाइलम वाटर को कैरी करता है। नाउ लेट्स मूव टू द एसेंट ऑफ द सेप। So now let's talk about the ascent of sap. Ascent of sap से क्या मुराद है, हमने देखा था कि प्रेशर या बोल सकते हो कि फ्रॉम रूट। अब रूट से जो है वो फर्दर प्रोसीड होगा टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक, फिर वो रूट से लेकर जाएगा आपके पास वाटर मिनरल्स या आप बोल सकते हो जो भी है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली तीन चीजें होती हैं परफॉर्म। सबसे पहली आपके पास रूट प्रेशर लगता है, दूसरा ट्रांसपायरेशन पुल, एंड लास्ट यू हैव द इम्बिशन। इन तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला हमारे पास लगता है रूट प्रेशर, देन वी हैव द ट्रांसपायरेशन पुल, lastly we have the ambition। अब रूट प्रेशर, अब प्रेशर यहाँ पर वर्ड ही जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होंगे। तो रूट सेल्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं मिनरल टू द जाइलम। जाइलम तक पहुंचाने का काम जो है वो किसका है, रूट प्रेशर का। ट्रांसफर मिनरल्स टू जाइलम तक ये जो है वो मिनरल्स को ट्रांसफर करता है थ्रू द रूट प्रेशर। अब जो रूट प्रेशर किस तरह के, इनका जो पोटेंशियल होगा इनके दरमियान उसको तो उसको डिक्रीज करेगा ताकि रूट प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सके। और याद रखिएगा वाटर का जो पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर का पोटेंशियल जो है हमारे पास
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट कंसेंट्रेट। जितना ज्यादा कंसेंट्रेटेड सोल्यूट होगा उतना कम आपके पास वाटर पोटेंशियल मौजूद होगा, और जितना कम वाटर पोटेंशियल होगा, आपको उससे हमने क्या देखा कि रूट प्रेशर जो है वो पोटेंशियल को डिक्रीज करती है, इसीलिए वो वाटर को फॉरवर्ड करेंगी। बट अगर आपके पास सोल्यूट जो है वो ज्यादा कम कंसेंट्रेटेड हुआ तो वाटर पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, वो ज्यादा होगा, और वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रूट को ज्यादा प्रेशर लगेगा, उसको आप बोल सकते हो इंक्रीज करने में, यानी उसका पोटेंशियल डिक्रीज करने में उसको ज्यादा प्रेशर लग सकता है। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वाटर फ्लोज इनटू द जाइलम, इसीलिए वाटर जो है वो जाइलम के अंदर फ्लो करता है। ठीक है जी। वाटर फ्लोज इनटू जाइलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूट प्रेशर हमारे पास कुछ इस तरह से। अब जो रूट प्रेशर है, जहां पर पॉजिटिव प्रेशर होगा, क्यों पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव प्रेशर विल इंक्रीज, तो इट पुल्स, आप बोल सकते हो कि फिल्ड अप दी जाइलम। जितना ज्यादा रूट प्रेशर होगा उतनी ज्यादा वो फिल्ड करता जाएगा जाइलम को, इसीलिए हम बोलते हैं कि रूट प्रेशर जो है वाटर के केस में वो पॉजिटिव होगा, यानी इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए जितना ज्यादा रूट प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी वो ऑफकोर्सली जाइलम के अंदर वाटर को फिल करता जाएगा। ठीक है। और एक और बात, क्या रूट प्रेशर जो है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गुटेशन। गुटेशन का आपको पता है प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होता है, जहां पर जो है आइंस जो है, आप बोल सकते हो वाटर ट्रांसफर करता है थ्रू द हाइड्राथोर्स। हाइड्राथोर्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर मौजूद होता है, हाइड्राथोर्स, यानी कि प्लांट्स के, अगर सपोज करें दिस इज योर प्लांट्स, तो प्लांट्स के जो कॉर्नर है इस पर आप देखोगे कि सर्दियों के मौसम में स्पेशली यहाँ पर ड्रॉपलेट्स की सूरत में आपको पानी नजर आता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गुटेशन। गुटेशन यहाँ पर हाइड्राथोर्स जो मौजूद है प्लांट्स के कॉर्नर पर, वहां पर पानी जो है वो आप अगर देखोगे सुबह के टाइम स्पेशली वहां पर आपको पानी दिखता है। हम प्लांट्स के सरफेस की बात नहीं कर रहे, हम उसके कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम मेनली गुटेशन बोलते हैं। और रूट प्रेशर जो है वो आल्सो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस गुटेशन। यहाँ पर हटा के देखें, आप देखें ये जो चीज है वो प्लांट सरफेस से एनवायरमेंट में जा रही है, तो यहाँ पर हमें ट्रांसपायरेशन में इसको स्टडी करना था, बट रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुटेशन। ठीक है। एक और पॉइंट वो क्या कि रूट प्रेशर कैन पुश द सेप अप टू द जाइलम। वो सेप जो है जितना भी उसके अंदर मिनरल्स वगैरह होंगे उन सब को जाइलम की तरफ वो पुश करती है, फ्यू मीटर्स ओनली फ्यू मीटर्स। इसी वजह से जो है प्लांट को ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस लगता है ताकि वो 100 मीटर मैक्सिमली 100 मीटर अबव तक जाए। यानी अगर सपोज करें ये आपके पास प्लांट्स हैं और ये इसके रूट्स हैं, अब इसको यहाँ तक जाना, अब ये थोड़ा सा ही सिर्फ खींचती है पानी को, रूट प्रेशर जो है वो हल्का सा धक्का लगा देगा रूट प्रेशर, इसीलिए उसको मजीद किसकी जरूरत पड़ेगी, फिर ट्रांसपायरेशन पुल की, ताकि वो ऊपर तक जा सके। मैक्सिमली हम ऐसा बोलते हैं कि 100 मीटर तक वो सफर जो है पानी या मिनरल्स जो भी है वो ट्रांसफर तय कर सके। ठीक है जी। तो अगर आप बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि रूट का प्रेशर जो है वो सेप को पुश करने के कितना है, तो याद रखिएगा इट इज मूव द सेप फ्यू मीटर्स ओनली, ये कुछ ही मीटर तक सेप को जो है वो पुश करता है। अब आते हैं ट्रांसपायरेशन पुल की तरफ। याद रखिएगा वाटर की मूवमेंट एरियल पार्ट यानी जो लीव्स, फ्लावर्स, आपके पास जो स्टेम है, थ्रू द एवापोरेशन कैरी करना हमारे पास ट्रांसपायरेशन पुल का काम है। क्या मतलब, जो भी आपके पास एरियल पार्ट्स हैं वाटर की मूवमेंट
वाटर मूवमेंट इन एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स हम एक कंबाइंडली वर्ड यूज करते हैं फॉर द फ्लावर्स, स्टेम, लीव्स, इंसेक्ट एरिया। तो वाटर की मूवमेंट इन एरियल पार्ट्स अब वो किसके थ्रू होगी? ऑफकोर्सली थ्रू एवापोरेशन ही होनी है, एवापोरेशन। तो थ्रू द एवापोरेशन वाटर की मूवमेंट जो है वो एरियल पार्ट से और कौन कैरी करता है? ट्रांसपायरेशन पुल। सो द नेगेटिव इट जनरेट्स नेगेटिव प्रेशर। ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव प्रेशर को जनरेट करता है। दैट्स व्हाई जो प्लांट्स हैं वो ऊपर तक ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से पानी बोलो, आप से बोलो, मिनरल्स वो ऊपर तक खींचे चले आते हैं। तो द जाइलम फ्लो, जो जाइलम के अंदर जो स्टेप मौजूद है वो फ्लो करेगा अपवर्ड टू द वेन्स ऑफ द लीफ एंड होल कॉलम। याद रखिएगा होल कॉलम एक साथ मूव करता है, यानी कि स्टेप है ऑफ जाइलम मूव अपवर्ड टू वेन्स ऑफ लीव्स की वेन्स तक। और याद रखिएगा होल पार्ट जो है, अगर हम बोले होल कॉलम जो है वो एक साथ ही मूव करता है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम थोड़ा थोड़ा करके वो ऊपर लेकर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो सारी की सारी चीजों को एक साथ ही ऊपर लेकर जाता है। कौन? ट्रांसपायरेशन पुल। और ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो किसकी वजह से हो रही है? ऑफ कोर्स जो नेगेटिव प्रेशर उस पर जनरेट हो रहा है, इसीलिए जो जाइलम के अंदर स्टेप मौजूद है उसको वो पुल कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है जी। तो अगर हम देखें कि ये सारी चीजें लास्ट ऑफ ऑल किसकी वजह से हो रही हैं, तो हमें पता है प्लांट्स के अंदर दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है एडहेसिव फोर्स, एक होती है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडहेसिव, ये सारी की सारी प्रोसेस किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। किस तरह से इसको समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सपोज दिस इज योर स्टेम, ये आपकी स्टेम है। रूट से आपको रूट प्रेशर ने हल्का सा पानी को यहाँ से बोलो जाइलम की तरफ आपने उनको मूव करके दिया। अब दिया, अब इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ मूव करना है। एक मॉलिक्यूल जो है वो एक फोर्स जो है वो उस मॉलिक्यूल को बाइंड करे रखती है विद द वॉल्स ऑफ द प्लांट। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। और एक फोर्स जो है वो उन मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करे रखती है और उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या करेगी कि वो प्लांट्स के वॉल्स पर उसको आप बोल सकते हो अटैच करके रखती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। और एक फोर्स जो है वो उन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में भी जोड़े रखती है, जिसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो ये भी एक ये वॉल किसकी है? जो वॉल आपके पास स्टेम, यानी कि किसी भी जाइलम, किसी भी सेल के अंदर जाइलम जो मौजूद होगा उसकी हमने यहाँ पर वॉल को स्टडी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्बिशन। इम्बिशन क्या होता है? इट इज एक्चुअली द अपटेक ऑफ द वाटर बाय सेल वॉल कंपोनेंट। सेल वॉल कंपोनेंट से वाटर का ट्रांसफर करवाना। अपटेक of water by cell wall components। ठीक है स्टूडेंट, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बिशन। इम्बिशन के अंदर वाटर जो है वो सेल वॉल कंपोनेंट्स के थ्रू और ऊपर खींचा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें सेल वॉल कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, या उनके आप बोल सकते हो कि उनके अंदर वो वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि सेल वॉल में वाटर को एब्जॉर्ब किया, ताकि और किस तरह से एब्जॉर्ब किया कि वो खुद उनके अंदर डिसॉल्व हो गए। और
याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली इरिवर्सिबल है, यानी जिस तरह से उसने एब्जॉर्ब किया उसी तरह से वो खुद अपनी दोबारा हालत को पा सकता है। सो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि सॉरी, जिस तरह से उसने अपने आप को अंदर किया था, वाटर को खुद में डिसॉल्व किया था कंपोनेंट्स ने, उस तरह से वो मतलब इरिवर्सिबल है। अब वो उसको दोबारा हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है जी। यानी कि वाटर, अब देखें वाटर में जो सेल्स वॉल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स, उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब किया, अब वो उसको छोड़ नहीं सकते। तो ऐसे प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इम्बिशन, इम्बिशन, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और टर्म भी पढ़ते हैं, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ स्टेप। पहले वाटर का मॉलिक्यूल की वो जो आप बोल सकते हो ट्रांसफर हो रही थी, अब फ्लो हो रहा है स्टेप का फ्रॉम आउट एंड्स, और वी कैन से द सरफेसेस, जो आप बहुत ज्यादा देखते हो लैंड प्लांट्स की इन द स्प्रिंग सीजन स्पेशली। तो इसमें अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास फ्लो हो रहा है ऑफ स्टेप, जो जो आपके पास विजिबल पार्ट है, फ्रॉम विजिबल पार्ट्स, जिस तरह से आप बोल सकते हो कि प्लांट लीव्स वगैरह, उनके अंदर फ्लो हो रहा है स्टेप का। याद रखिएगा ये प्रोसेस जो है वो स्प्रिंग सीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है ब्लीडिंग का, यानी कि आप बोल सकते हो इमिशन जो है वो आपके पास स्प्रिंग सीजन में मोस्टली टेक प्लेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप करता है, और ये रूट प्रेशर के दौरान भी खुद का आप बोल सकते हो परफॉर्म कर रहा होता है फंक्शन, ठीक है जी। तो इट इज अ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये क्या है, एक हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो यानी कि हमें पता है वाटर, वाटर के साथ ये खुद को प्रेस करता है, और इट इज इन्वॉल्व इन रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर के अंदर भी इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्बिशन। यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा एसेंट ऑफ सेल, और लास्ट में हमारे पास प्लांट्स के रिलेटेड क्या रह गया, ट्रांसपायरेशन, यानी कि अब जो पानी यहाँ तक प्लांट्स के तक, लीव्स तक, आप बोल सकते हो फ्लावर्स तक पहुंच चुका है, अब वो मजीद एनवायरनमेंट में किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो अगर हम ट्रांसपरेशन की बात करें तो हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है फ्रॉम प्लांट सरफेस टू द एनवायरनमेंट। प्लांट सरफेस से लेकर एनवायरनमेंट तक का जो सफर प्लांट अभी तय करने वाले हैं, उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन जो है हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स से आप बोल सकते हो, टाइप्स प्लेस कर सकती है, थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स। फर्स्ट वन वी हैव द क्यूटिकल, लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा। ये सारी के सारी चीजें जो है वो आपके प्लांट के सरफेसेस पर मौजूद होती हैं, क्यूटिकल लेयर, लेंटिकल सेल्स और स्टोमेटा, ठीक है जी। तो क्यूटिकल, सबसे पहले हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो याद रखिएगा, इट मेनली टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 to 7% ओनली। 5 to 7% जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है थ्रू द क्यूटिकल्स। और लेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो इसकी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम है, इट इज ओनली अप्रोक्सीमेटली 1 to 2%। और स्टोमेटा से 90% तक ट्रांसपायरेशन जो है वो परफॉर्म होती है। अब क्यूटिकल क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर बोल सकते हो, या कवरिंग ऑफ द आउटर मोस्ट स्किन ऑफ द सेल। सेल की आउटर मोस्ट लेयर की कवरिंग, कवरिंग ऑफ आउटर मोस्ट स्किन लेयर इज कॉल्ड योर क्यूटिकल। लेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो लेंटिकल्स क्या है, इट इज अ पोरस टिश्यूज हैं। पोरस टिश्यूज जो होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास जो बने हुए होते हैं इंट्रासेल्युलर गैप्स सेल्स के दरमियान। सपोज करें अगर ये एक सेल है, ये मिला, कंबाइन हुआ आगे दूसरे सेल से, और फिर ये तीसरे सेल से, अब हमें पता है ये एक क्लस्टर बन चुका है सेल्स का।
अब इस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, मेनली टिश्यू। इन टिश्यू के दरमियान जो आप गैप देख रहे हो ना, ये गैप जो है इसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स, यानी कि ये एक गैप है बिटवीन इंट्रा, यहाँ बोल सकते हो गैप, इंट्रा सेल्यूलर गैप, अगर हम पूरा इसका लिखें इंट्रा सेल्यूलर गैप्स बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज, किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के दरमियान जो सेल्स मौजूद है उनके दरमियान जो इंट्रासेल्युलर गैप है उसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। और स्टोमेटा तो आपको पता है टू गार्ड सेल्स से बना हुआ होता है जो कि प्लांट के सरफेस पर मौजूद होता है। ठीक है, ये ना सिर्फ ट्रांसफेरेशन के अंदर इन्वॉल्व है बल्कि उसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि ये गैसियस एक्सचेंज के अंदर भी इन्वॉल्व है स्टोमेटा। ठीक है जी, अब मुझे आप बताएं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसपायरेशन वाटर को बाहर जाने से रोक सकते हैं। फैक्टर्स का जवाब दें मुझे। सबसे पहला फैक्टर वो क्या है, लाइट का। लाइट और टेम्परेचर वो आपके पास इंक्रीज होगी, यानी अगर आप सपोज करें 10 डिग्री, अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर भी चल रहा हो, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है तो ट्रांसपायरेशन डबल हो जाती है। यानी कि लाइट किससे क्या मुराद है यहाँ पर, सनलाइट। क्या पता आप बल्ब लेकर खड़े हो जाओ उसके ऊपर, जो लाइट एंड टेम्परेचर दोनों की इंक्रीज, सपोज करें अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक उसके अंदर राइज आ रहा है, राइज इन टेम्परेचर, सो रिमेंबर कि ट्रांसपायरेशन जो है वो डबल हो जाएगी। पर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ। क्या सपोज आप पहुंच चुके हो अब 100 डिग्री सेल्सियस से, तो ऑफकोर्स प्लांट जो है वो जल भी सकता है। ठीक है जी, तो इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, लेकिन हम अक्सर जनरल बात करते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद एक और चीज वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में जो ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर मौजूद है, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, याद रखिएगा ये तीनों की तीनों चीजें आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए। ये जो है वो तीनों की तीनों आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए। अगर ये डिक्रीज होंगी तो ऑफकोर्स ये हमारे पास इंक्रीज होगी, इंक्रीमेंट इन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के अंदर हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट आएगी। ठीक है जी, तो ये एक फैक्ट जो है वो आपने याद रखना है। और एक और चीज वो हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ना सिर्फ इन गैसेस के अलावा कुछ वाइंस भी मौजूद हैं। अक्सर हवा जो है वो वाइन की सूरत ले लेती है, तो जब इंक्रीमेंट आता है वाइंस के और जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, यानी इंक्रीज वाइंस एंड अवेलेबिलिटी, हम बोले यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ वाटर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज होनी, यानी कि आपने इसका अगर आप लोग के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो सारी चीजें हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमिडिटी, वेपर प्रेशर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ट्रांसपायरेशन, वाहिल लाइट और टेम्परेचर ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी, अब ये आर चीजें, ये सारी की सारी चीजें अगर आप उल्टा कर दो, यानी लाइट को आप कम कर दो, यानी सन आप उसको किसी छांव वाली जगह पे ले जाओ, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें आप उसका, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर दें, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर दें, वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर दें। याद रखिएगा अब हम अपोज जा रहे हैं, रेड मार्कर से मैं इसका अपोजिट ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें अगर अपोज जाने लगे, ये वेपर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाए और वाइंस जो है वो डिक्रीज हो जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वाटर कम से कम प्रेजेंट हो, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रांसपायरेशन को रोकती हैं।
ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें यानी कि डिक्रीजमेंट इन ऑफ टेम्परेचर, ये सारी की सारी चीजें रोकेंगी कि प्लांट से पानी बाहर न जाए। ऑफकोर्सली कोई चीज अपने अंदर अगर वो बाहर जाने की इजाजत दे रही है तभी वो देगी जब उसकी जरूरत मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन अगर पानी की ट्रांसपायरेशन हो ही जा रही है लेकिन पानी प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं है तो वो कोशिश करेगा इन सारी चीजों को मेंटेन करने की ताकि ट्रांसपायरेशन को वो स्टॉप कर सके। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो प्लांट्स के रिगार्डिंग अगर हम उसकी ट्रांसपोर्ट देखें तो हमारे पास मेनली आ जाता है स्टोमेटा, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग याद रखिएगा ड्यूरिंग डे टाइम। अब हम अगर स्टोमेटा को डिस्कस करें तो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। अब डे टाइम के दौरान हमें पता है कि ओपन होता है स्टोमेटा, ये आपके पास स्टोमेटा है और ये इंक्रीज हुआ है। अगर आपसे कोई टाइम पूछ रहा है तो ये डे टाइम है। अब डे टाइम के दौरान स्टोमेटा जो है वो ओपन है यानी अब किस तरह ओपन होगा। सबसे पहले क्या होगा कि पोटाशियम जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स के थ्रू पोटाशियम सेल्स की डिक्रीमेंट होगी। कौन? ये गार्ड सेल्स करेंगे इसकी डिक्रीमेंट को, इसको कम करना शुरू कर देंगे पोटाशियम को। और जैसे ही पोटाशियम सेल्स डिक्रीज होंगे तो याद रखिएगा एज अ रिजल्ट सोल्यूट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो जो है वो इंक्रीज होगी जिसकी वजह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमने देखा था ना कि वाटर पोटेंशियल के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो सोल्यूट अगर आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये ऑफकोर्सली वाटर की पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वाटर की पोटेंशियल जो है वो प्लांट सेल के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी और इंक्रीज इन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन विल डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल। और जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होगा तो उसके अंदर एंडोस्मोसिस परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। वाटर की एंडोस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी। एंडोस्मोसिस जो है परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी वाटर की। और एज अ रिजल्ट वी विल हैव द इंक्रीज इन द ट्रेजेक्टरी यानी कि इनकी जो गार्ड सेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास एक ओपन स्टोमेटा मौजूद होता है। अब आपको स्टोमेटा दोबारा कम करना है तो आप क्या करोगे, अब क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल जो है वो अब इंक्रीज हो चुकी है। अब जो है वो सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गई है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पोटाशियम जो है वो सेल्स इंक्रीज होंगे और पोटाशियम जो है वो एक काम कर रहा था इनिशिएटर, तो इसी वजह से हमारा जो स्टोमेटा है वो दोबारा से क्लोज हो जाएगा। और अब ये क्लोज स्टोमेटा कर रहा है किसकी मुशाबत रख रहा है, नाइट टाइम यानी नाइट टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या हुआ कि पोटाशियम सेल्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुए। अब उनकी डिक्रीमेंट हुई तो एज अ रिजल्ट जो सोल्यूट मौजूद था उसकी कंसंट्रेशन भी आपके पास जो है वो इंक्रीज हुई। सोल्यूट की कंसंट्रेशन हम अभी भी पढ़कर आए कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल यानी कि सोल्यूट अगर डिग्री इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल ऑफकोर्सली वो डिक्रीज होगी। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगी तो उसको क्या चाहिए, पानी। अब पानी वो किसके थ्रू हासिल कर सकता है, ऑस्मोसिस। यहाँ पर एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा और फिर एज अ रिजल्ट जो है वो स्टोमेटा हमारे पास खुल रहा था। अगर आप इन सारी चीजों को अपोजिट कर दो तो ऑफकोर्स आपके पास अब क्या होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। यानी अगर हम इसको एक पॉइंट की सूरत में लिखना शुरू कर दें तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि पोटाशियम डिक्रीज हुआ, फिर सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, और फिर जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर की पोटेंशियल इन द सेल, याद रखिएगा हम सेल के अंदर बात कर रहे हैं। और जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर की पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट वो परफॉर्म करेगा एंडोऑस्मोसिस और फिर हमारे पास जो है वो स्टोमेटा खुल जाएगा। यानी कि ये आपके पास एक मंजर है स्टोमेटा के खुलने का, ठीक है जी।
और अगर आप इन सारी चीजों को, यानी कि अगर हम ड्यूरिंग द डे टाइम की बात करें, ये अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये डे टाइम है। अब अगर आप नाइट टाइम की बात करें या डार्क टाइम, डार्क हम ऑफकोर्स नाइट को बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज आएगी इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब हम उल्टा चलेंगे, सबसे पहले क्या होगा, तो वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज, याद रखिएगा, मैं इसको अपर एरो से शो कर रही हूँ कि ये इंक्रीज हुआ, वाटर की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। वाटर की कंसेंट्रेशन यानी कि वाटर पोटेंशियल आप बोलो, वो बेटर वर्ड रहेगा, वाटर की, अगर मैं यहाँ लिखूं पोटेंशियल, तो वाटर की पोटेंशियल इंक्रीज हुई। वाटर की पोटेंशियल के इंक्रीज होने की सूरत में हमारे पास जो सॉल्यूट थी उसकी कंसंट्रेशन ऑफ कोर्सली वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। और ये वाटर की पोटेंशियल किसकी वजह से हो रही थी, एंडोस्मोसिस। तो यहाँ पर एंडोस्मोसिस जो है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीमेंट इन द एंडोस्मोसिस विल causing the decrease in the turgidity of the guard cells. guard cells की टर्जिडिटी डिक्रीज होगी, गार्ड सेल्स, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये डे टाइम और ओपन, ये आपसे इसमें से किसी में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है कि बताएं क्या होगा, किस तरह से स्टोमेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिक्रीमेंट इन द पोटेशियम सेल्स विल फेवर टू द इंक्रीज इन द, यहाँ बोल सकते हो opening to the stomata। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि decrease in the turgidity of the guard cells will favor to the closing of stomata, तो आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई स्टोमेटा की। अब आए हमारे तरफ जो स्टार्च, शुगर, ये सारी चीजें भी तो मौजूद हैं। ये सारी की सारी चीजें किस तरह से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती हैं। सो लाइट टाइम, अब हम सब अब किसको डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टार्च और शुगर की कंसेंट्रेशन। स्टार्च, यहाँ बोलो शुगर। अब ये शुगर और स्टार्च आपके पास जो भी हो किस तरह से बनता है, ऑफ कोर्स लाइट की मौजूदगी में। तो लाइट के दौरान जब आपके पास इस केस के अंदर अभी फिलहाल तक लाइट मौजूद है, यानी कि आप अभी दिन के टाइम पर देख रहे हो, उसे ऑब्जर्व कर, दिन के टाइम पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डिक्रीमेंट आएगी इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट पीएच जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही पीएच जो है वो इंक्रीज होती है तो याद रखिएगा स्टार्च जो है ना वो अपना रास्ता देख लेता है कन्वर्जन का टू द शुगर, उसे रास्ता साफ मिलता है, इसीलिए फिर वो स्टार्च जो है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और वो आपको पता है कौन सी शुगर, ऑफ कोर्स ग्लूकोज। ठीक है, तो इसी तरह से फिर जो सेल शेप है उसके अंदर जो आए हुए मिनरल्स वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुगर बन रही है तो सैप शुगर है, स्टेप के अंदर भी आपके पास शामिल कर सकते हो आप, तो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट एंडोस्मोसिस होगी वाटर की, यानी कि सेल के शेप के अंदर सेल शेप इंक्रीज हुआ, अब परफॉर्म होगी एंडो ऑस्मोसिस। आपको पता है एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर हम वाटर को हासिल करते हैं, और एज अ रिजल्ट जो टर्गर प्रेशर है, अब कौन सा प्रेशर, ये थोड़ा टर्म जो है वो कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, इसको क्लियर करते हैं। टर्गर प्रेशर जो है वो आपका, आप बोल सकते हो वो इंक्रीज होगा। टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर बेसिकली इट पुश द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल के अगेंस्ट जो फ्लूइड आ रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको पुश करती है अगेंस्ट टू द सेल वॉल, तो ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और एज अ रिजल्ट फिर से आप बोल सकते हो कि वो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज। ठीक है जी, जब इंक्रीज होगा टर्गर प्रेशर वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा।
अब अगर हम नाइट टाइम की तरफ जाएं, नाइट के अंदर क्या होगा, रात के दौरान क्या होगा? रात के दौरान हमें पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इन सारी चीजों को आप उल्टा कर दो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस, और एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एंडोऑस्मोसिस जो हो रही है, सॉरी स्टार्च की कन्वर्जन हो रही है शुगर के अंदर, वो नहीं होगी। अब ये तो बात आपकी कॉमन सेंस में बैठ जानी चाहिए। अब नहीं हुई क्या, आपके पास जो वो स्टार्च की कन्वर्जन नहीं होगी शुगर के अंदर, और एज अ रिजल्ट एंडोऑस्मोसिस जो है वो वाटर की आपके पास रुक जाएगी, और टर्गर प्रेशर जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगा। इस केस के अंदर अब टर्गर प्रेशर, या हम ऐसे इतनी देर से जिसे टर्जिडिटी बोल रहे थे उसे हम टर्गर प्रेशर भी बोलते हैं, तो बात सेम है। अब वो डिक्रीज होगा, और टर्गर प्रेशर की डिक्रीजमेंट यानी गार्ड सेल्स के टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो स्टोमेटा मजीद खुला नहीं रह सकता, अब उसको बंद होना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, here you have the all concepts of the transpiration। अभी तक हमने वाटर और मिनरल्स की अच्छी तरीके से जो डिस्कशन आप बोल सकते हो कैरी कर ली रिगार्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन। एक और लास्ट चीज जो है वो हमारे पास रह जाती है, और वो है आपकी ट्रांसलोकेशन, जो कि फूड्स ऑफ कोर्स में जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं उनको भी तो ऊपर तक पहुंचाना है, तो उसको भी देखते हैं, अभी उसको भी पहुंचाते हैं। So now let's talk about the translocation। अब ट्रांसलोकेशन हमने देखा था कि इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो ट्रांसलोकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट है ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का। अब बेसिकली इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स याद रखिएगा फ्रॉम सोर्स टू सिंक मूव करते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स टू सिंक क्या मुराद है? सोर्स यानी जहां से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या जहां वो स्टोर्ड है, वहां से ट्रांसफर होना उनका सिंक की तरफ, यानी जहां उसकी जरूरत है। अब ये सारा प्रोसेस याद रखिएगा, इट टेक्स प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास जो है वो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है जी, सो याद रखिएगा इसके अंदर जैसे कि हमारे पास वाटर और मिनरल्स के अंदर जो टिश्यू अवेलेबल था, इन्वॉल्व था, वो था हमारा जाइलम। तो इसके अंदर हमारे पास ऑफकोर्स कौन इन्वॉल्व होगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है सेप की, यहाँ पर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दी सेप। अब सेप यहाँ पर भी ऑफकोर्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैं, तो वो सेप की सूरत में, यानी कि वो एक आप बोल सकते हो मिक्सचर है, तो उसकी जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी कि जिसके अंदर आपके पास जो है वाटर या शुगर मौजूद है उससे। अब सोर्स क्या है? यानी कि जहां से शुगर की जर्नी जो है वो स्टार्ट होनी है, एंड सिंक क्या है कि जहां पर उसकी जर्नी एंड अप होनी है। जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों चीजें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं। ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग हमारे पास कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इतनी याद रखनी है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स हमारे पास जहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी, और सिंक जहां पर जर्नी खत्म होगी। इसके अंदर मेनली हमारे पास फ्लोएम। अब फ्लोएम एंड जाइलम की अगर हम बात करें, तो ये दोनों प्लांट्स के टिश्यूज हैं, मोस्ट फेमस टिश्यूज जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जाइलम की अगर हम बात करें तो ये एक वे है, लेकिन वन वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट, इट इज वन वे ट्रांसपोर्ट, while the phloem is two-way transport। टू वे, वन वे क्या मुराद है? वन वे यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वे के अलोंग जो है वो मूवमेंट करेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल्स की आप बोल सकते हो मूवमेंट करवाता है। लेकिन अगर आप फ्लोएम की बात करो तो वो वाटर की भी समटाइम्स और फूड की भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट है, फूड एंड वाटर दोनों की। जबकि ये वाटर और उससे एसोसिएटेड सम
मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, इसीलिए हम इसे वन वे ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। अब अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम के जो वॉल हैं वो थिक हैं एज कंपेयर टू द फ्लोएम। जाइलम हैज थिक वॉल्स एज कंपेयर टू द फ्लोएम। इट कंटेन्स थिन वॉल्स, थिक और थिन वॉल्स। अब फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से बना है, यानी कि फ्लोएम एक लिविंग सेल है, जिंदा सेल। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो याद रखना है आपने कि ये लिविंग सेल से बना हुआ है और ये डेड सेल से बना हुआ है, ठीक है। और इसीलिए जाइलम के अंदर हमारे पास रूट प्रेशर भी होता है, ट्रांसपिरेशन फुल होती है, इन सब की चीजें होती है। लेकिन फ्लोएम खुद एक लिविंग सेल है, इसीलिए उसको किसी ऐसे प्रेशर्स वगैरह की नीड नहीं पड़ती और वो अपने खुद मिनरल जो भी फूड हैं उनको, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को खुद पुल ऑफ करता है और जहां जहां प्लांट्स के अंदर नीड होती है, जिस जिस पार्ट के अंदर, वहां तक वो उसको पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स, वाटर एंड फूड इन द प्लांट्स खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अपने सबसेक्शन को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।